अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं DDL, DML और ERD, इन्हांस्ड ERD और ERD, सिर्फ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जब हमने डेटाबेस का सारा स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, टेबल्स डिफाइन कर लिए, उसके बाद उसमें एट्रीब्यूट्स बता दिए, कॉन्स्टेंट्स बता दी, देन नेक्स्ट स्टेप जो है उस डाटा को नॉर्मलाइज कैसे करना है। नॉर्मलाइज करने का ये मतलब कि हमारे डेटाबेस में जो भी डाटा पड़ा है वो डुप्लीकेटेड डाटा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। जो भी डाटा वो एक ही कंसिस्टेंट फॉर्म में पड़ा होना चाहिए, उसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, किसी भी किस्म की कोई अनोमली नहीं होनी चाहिए। ओके, नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस फॉर असाइनिंग एट्रीब्यूट्स टू एंटिटीज। इट रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी एंड हेल्प्स एलिमिनेट द डाटा अनोमलीज। क्या करता है कि मेरे पास जो भी डाटा पड़ा हुआ है, ओके, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एट्रीब्यूट्स टू दी एंटिटीज, जो भी हमारी एंटिटीज़ हैं उनको आपने एट्रीब्यूट्स असाइन कर दिए। ये तो आपका ERD डायग्राम तक का सारा स्टेप है, जिसमें आपने स्कीमा डिफाइन कर दिया, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, टेबल और उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए। नॉर्मलाइजेशन इससे आगे क्या करती है? इंट्रोड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी। जितनी भी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा हमारे टेबल्स में पड़ी है, जहाँ पर भी डबल रिपीटिंग ग्रुप्स पड़े हैं, वो ख़त्म करती है। और डाटा अनोमलीज, 3 तरह के अनोमलीज होती है, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, और उन अनोमलीज को ख़त्म करती है नॉर्मलाइजेशन। टोटल नॉर्मलाइजेशन की 6 नॉर्मल फॉर्म है, जिसमें से हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 3rd नॉर्मल फॉर्म तक। BCNF CN 22 को नॉर्मल फॉर्म भी हम पढ़ते हैं, 4th नॉर्मल फॉर्म है, मगर ये हम अपने पेपर में या हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जहाँ तक हमारे लेक्चर में इंक्लूडेड है वो कहाँ तक है? हमारे पास 3rd नॉर्मल फॉर्म तक इंक्लूडेड है। ओके, डेटाबेस टेबल्स एंड नॉर्मलाइजेशन। एग्जांपल दी हुई द नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन। क्यों ज़रूरत पड़ी थी नॉर्मलाइजेशन की? केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर, नेम, एम्प्लॉयज असाइन टू द प्रोजेक्ट। अब ये बताया कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट मेरे पास एक एंटिटी है और ये जो एम्प्लॉय है ये मेरे पास एक एंटिटी है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट के पास क्या एट्रीब्यूट्स पड़े हैं? प्रोजेक्ट नंबर, नेम, एम्प्लॉयज़, और ये एम्प्लॉयज़ कितने हमने इस प्रोजेक्ट को साइन किए हैं। एम्प्लॉय नंबर पड़ा, नेम पड़ी हुई है और जॉब सेटिस्फेक्शन पड़ी हुई। क्या आगे लिखा हुआ है? द कंपनी चार्जेज इट्स क्लाइंट बाय बिलिंग द और स्पेंड्स ऑन ईच प्रोजेक्ट। अब कंपनी जो है वो हर एक को क्या करती है? उसके अकॉर्डिंग पैसे देती है जितने उसने घंटे लगाए हैं किसी प्रोजेक्ट पे। द ऑरली बिलिंग रेट इज डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय पोजीशन। और जो घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं वो एम्प्लॉय की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल है मैनेजर है तो उसके पर घंटे का क्या रेट होगा, जो क्लर्क है उसके पर घंटे का क्या रेट होगा। Periodically a report is generated. The table whose content corresponds to the reporting requirement are shown in table 1 5.1। आगे हमने एक टेबल इनका क्रिएट किया है, उसमें सारा डाटा लिखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। एक सिनेरियो दी हुई है, फ्यू एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर अ वन प्रोजेक्ट, कि 3-4 एम्प्लॉय हैं वो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करें जिस पे इन्होंने ये क्या करना है? एक टॉवर बिल्ड करना है। अब क्या बताया? एम्प्लॉय नंबर 101, 102, 103 और 104, ये 105, 103, 102 और 101 जो एम्प्लॉयज़ हैं ये चारों मिल के एवरग्रीन प्रोजेक्ट पे काम करें, जिसका प्रोजेक्ट नंबर क्या है? 15 है। और ये टेबल बताया है कि प्रोजेक्ट नंबर 15 है और उसका नाम क्या? एवरग्रीन प्रोजेक्ट है। उस पर एम्प्लॉय नंबर 1, 2, 3, 4 काम करें। यहाँ पर उनका नाम होगा, उनकी जॉब की क्लास होगी, उनके कितने घंटे होने चाहिए चार्ज पर, और होगा घंटों के हिसाब से उनका कितना बिल बनता है और टोटल उनकी कितनी अमाउंट आप उन्हें पे करते हैं। ये जो टेबल 5.1 दिया है ये सैम्पल लेआउट रिपोर्ट दी हुई है। कि वो जो मैंने पीछे एक एग्जांपल बताई थी जिसमें मैंने कहा कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे आपस में काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय के पास यही एंटिटीज़ हैं और प्रोजेक्ट के पास यही है। प्रोजेक्ट के पास क्या था? प्रोजेक्ट नंबर था, प्रोजेक्ट नेम था और एम्प्लॉय नंबर था। और एम्प्लॉय वाले टेबल में क्या है? एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, जॉब की क्लासिफिकेशन है, चार्ज पर और है, ऑर्स बिल्ड है, और टोटल चार्ज कितने उनके पास, टोटल कितने उसके पैसे बने। अब ये मुझे बस सिर्फ एक एग्जांपल दिया, आप इस टेबल को गौर से देखें। प्रोजेक्ट नंबर 15 है, प्रोजेक्ट का नाम एवरग्रीन, और इस पर कितने एम्प्लॉयज़ काम करें? 1, 2, 3, 4, 5 एम्प्लॉयज़ काम करें, सही है। और इन सबके पांचों के नाम है, ये सबकी जॉब क्लासिफिकेशन है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई डेटाबेस डिज़ाइनर है, कोई प्रोग्रामर है, कोई सिस्टम एनालिस्ट है। ये कौन कौन पर घंटे कितने हिसाब से पैसे ले रहा है, फिर उसके ऑर्स की बिलिंग कितनी है और टोटल उसके कितने पैसे बनते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल 23 घंटे काम किया है और ये पर घंटे कितने पैसे ले रहा है? 84,000, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये टोटल पैसे आ गए कि कितने हमने देने। अब इसी तरह प्रोजेक्ट नंबर 18 है, उसका नाम क्या है? एम्बर वेव, उस पर कितने लोग काम करें? 4 लोग काम करेंगे, सारी आगे उनकी डिटेल है, ठीक है। इसी तरह प्रोजेक्ट 2 और 23 है। अब यहाँ पर आप सबको ये जो नज़र आ रहा होगा डाटा, ये एक प्रोजेक्ट नंबर 15 है। हमें चाहिए था इस 15 के अगेंस्ट ये मल्टीपल रिकॉर्ड ना पड़े होते, ऐसा ही है। ये देख रहे हैं आप, प्रोजेक्ट नंबर 1 है, प्रोजेक्ट नेम 1 है,
5 एम्प्लॉयज़ उस पर काम कर रहे हैं, मगर आप ये जो एम्प्लॉय इसके पास पीछे कोई भी प्रोजेक्ट नेम नहीं लिखा हुआ, 101 के पीछे कोई भी प्रोजेक्ट नंबर नहीं लिखा हुआ, या फिर अगर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नंबर 15 और ये एक ही रो में आप देखें 1 2 3 4 5 6 लोगों का रिकॉर्ड पड़ा है, जो कि गलत है। नॉर्मलाइजेशन में कभी भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं पड़े होना चाहिए कहीं भी आपके पास। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है कि जब अगर टेबल आपका पहले नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कि हर एक रो में एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड डिफाइन करें। हमने पढ़ा है कि हमेशा डेटाबेस में एक रो एक ही रिकॉर्ड को डिफाइन करती है। अब ये देखो, एक रो जो है वो 4-5 रिकॉर्ड्स को डिफाइन करिए, गलत है ये चीज़, ये नहीं होनी चाहिए आपके डेटाबेस में। ये देखो, टेबल स्ट्रक्चर मैचेस द रिपोर्ट फॉर्मेट, आपकी रिपोर्ट इस किस्म की कोई आ रही थी, ये तब हमारा डाटा था जब हमारा डाटा जो है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है टेबल हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लेकर आना है। प्रॉब्लम क्या है पिछली वाली डायग्राम में, प्रॉब्लम विद द फिगर 5.1, द प्रोजेक्ट नंबर इज इंटेंडेड टू बी प्राइमरी की बट इट कंटेन नल वैल्यूज़। ये देखो, प्रोजेक्ट नंबर को बताया हुआ है प्राइमरी की पीछे हमने, मगर इसमें यहाँ पर तो नल वैल्यूज़ हैं सारी प्रोजेक्ट नंबर में, और आगे प्रोजेक्ट एम्प्लॉय नंबर भी दिया हुआ है। गलत हो गई कंडीशन प्राइमरी की। ओके, द टेबल डिस्प्ले द डाटा रिडंडेंसी, द टेबल एंट्रीज इन वाइट डाटा इनकंसिस्टेंसी, द रिडंडेंसीज यील्ड द फॉलोइंग अनोमलीज अपडेशन डिलीशन और एडिशन अनोमली। क्या कर रहा है, जब ये मेरे पास मल्टीपल जगह डाटा पड़ा हुआ है तो इसकी वजह से 3 तरह के अनोमलीज आ सकते हैं, जो कि अपडेशन अनोमली है, डिलीशन अनोमली और इंसर्शन अनोमली है। यानी कि 3 किस्म की इनकंसिस्टेंट डाटा आ रही है। अपडेशन अनोमली ऐसे कि अगर मैं एक जगह डाटा चेंज कर रही हूँ तो दूसरी जगह जाके चेंज नहीं हो रहा, या एक जगह चेंज कर रही हूँ तो दूसरी जगह टेबल में लिंक हुआ है फॉरेन की का डाटा, तो आपको अलाउ ही नहीं करा कि आप यहाँ पर एक टेबल में डाटा अपडेट कर सकते हैं। आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हो टेबल में, फॉर एग्जांपल आपने 2 टेबल को प्राइमरी फॉरेन की के रिलेशन से लिंक किया हुआ है। इसी तरह ये जो पीछे एग्जांपल दी हुई है एवरग्रीन प्रोजेक्ट में, उसमें आप डिलीट भी नहीं कर सकते। आपने एक रिकॉर्ड डिलीट किया है तो दूसरी जगह से टेबल जो लिंक हो रहा था वहाँ से भी, पेरेंट से भी सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इसका क्या मतलब, ये 3 तरह के हमारे पास अनोमलीज आ जाती हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास डाटा है एक प्राइमरी की के अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड जो पड़े हुए उनको ख़त्म करने को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। कि हर जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है वो एक ही रो को डिफाइन करे और उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कंडीशन है, क्या लिखा हुआ, कन्वर्जन टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अ रिलेशनल टेबल मस्ट कंटेन नो रिपीटिंग ग्रुप्स। जो भी मेरे पास टेबल है उसमें ये रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, ग्रुप्स में कहीं भी डाटा नहीं होना चाहिए। रिपीटिंग ग्रुप कैन बी एलिमिनेटेड बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट एंट्री इन एट लीस्ट प्राइमरी की कॉलम। क्या कहते हैं, एक एंट्री आप प्राइमरी की कॉलम में कर दोगे तो फिर इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, सारे रिपीटिंग ग्रुप्स खत्म हो जाएंगे। कैसे हमने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए, पहले कैसा था हमारे पास डाटा, ऐसा था एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट 4-5 एम्प्लॉयज़ का डाटा वो बता रही है, मगर यहाँ पर प्राइमरी की उसकी नल है। हमने इसको अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कर रहा है तो किस तरह आ गया ये 15 हर जो प्रोजेक्ट नंबर है उसके साथ प्रोजेक्ट की एम्प्लॉय नंबर के साथ प्रोजेक्ट की आईडी दे दी और हर एक में वो रिकॉर्ड जो है वो हमने लिख लिया। अब ये जो 15 है ये यूनिकली एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे, ये 15 यूनिकली पूरा एक ही रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे। अब इसमें हमने चेंज क्या किया, जो एक की के अगेंस्ट ये मल्टीपल रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं उनको हम ब्रेक करके इंडिविजुअल रो में रख देते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन वही हमने की रख दी। ये मेरा टेबल किस में हो गया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन, द टर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिस्क्राइब्स द टेबुलर फॉर्मेट इन विच ऑल द की एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड, जिसमें आपका हर एट्रीब्यूट जो है उसकी प्राइमरी की डिफाइन होनी चाहिए। देर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स इन द टेबल, यहाँ पर ये जो रिपीटिंग ग्रुप्स थे ये अब टेबल में से ख़त्म हो गया। अब हर रिकॉर्ड जो है इंडिविजुअली आइडेंटिफाई हो रहा है। ऑल एट्रीब्यूट आर डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की, ये जितने भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं कि प्रोजेक्ट नेम क्या है, कौन सा एम्प्लॉय इस 15 नंबर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, वो उसकी पोस्ट क्या है, ये सब के सब किस पे डिपेंडेंट हो, इस प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो। ये 3 चीज़ें होंगी तो हमारा टेबल जो है वो किस में आ जाएगा, प्राइमरी की में। एक ये कि सारे की एट्रीब्यूट्स डिफाइन होने चाहिए, उसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, प्राइमरी की पे। ये जो नीचे डायग्राम दी हुई है हमें क्या कहलाती है, कहलाते हैं डिपेंडेंसी डायग्राम। द प्राइमरी की कंपोनेंट्स आर बोल्ड, एग्जाम्पल दी हुई है कि ये जो बोल्ड में लिखे हुआ है ये कौन से हमारे कंपोनेंट हैं, जो अंडरलाइन है प्राइमरी की है। The arrow above the entities indicate that all the desirable dependency, for example dependency that are based on primary key। क्या कह रहा है, जो ऊपर एरो लगे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट किस प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल दिस प्रोजेक्ट नंबर इस प्राइमरी की, इस पे कौन सा एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट नेम। ये एम्प्लॉय नंबर मेरे पास एक प्राइमरी की है, इस पे कौन सा एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय नेम। जॉब क्लास, चार्ज पर आवर,
ऑर्स और टोटल बिलिंग। ये जो एरो हेड है ये सारे के सारे क्या डिफाइन करें कि इस एम्प्लॉय नंबर पे प्राइमरी की पे कौन फर्दर 4 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। दिस प्रोजेक्ट नंबर, इस पे कौन से जो एट्रीब्यूट्स हैं प्रोजेक्ट टेबल के वो डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, बस ये 2 एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है। ओके, ये लास्ट में हमारे पास एक कैंडिडेट की बनाई हुई कंबाइन, यानी कि प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर को कंबाइन करके की बनाई है इस साइन के साथ। ये नज़र आ रही है सबको। ये क्या बता रहे हैं, अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो हर प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे ले रहा है और कितने टाइम में प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होकर यूज़र को मिल रहा है। अब ये जो कंबाइन दोनों की है इस पर कौन कौन सा एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, हमारा प्रोजेक्ट नेम डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्ज पर आवर और टोटल बिलिंग। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं कंबाइन इन 2 कीज़ पे डिपेंडेंट है, वो ये आपकी डायग्राम के टॉप पे दिखाए हुए। ओके, यहाँ पर एक और डिपेंडेंसी दिखाई हुई जहाँ पर जॉब क्लास ना ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट है ना ये कैंडिडेट की एट्रीब्यूट है, एक नॉन की एट्रीब्यूट है, सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, कॉलम है, किसके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है जॉब क्लास के पास, ऐसा ही है। अब जो चार्ज पर और वाला एट्रीब्यूट है वो इस जॉब क्लास पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जॉब क्लास में आपके पास एक प्रोग्रामर है और एक डेटाबेस इंजीनियर है। अब डेटाबेस इंजीनियर पर और के कितने पैसे ले रहा है और जो प्रोग्रामर है वो हर घंटे पे काम करने के कितने पैसे चार्ज करे आप लोगों से। इसका क्या मतलब कि जहाँ पर आपके ऑर्स का रेट डिसाइड होगा वो कौन डिसाइड करेगी, आपकी जॉब क्लास वाला एट्रीब्यूट डिसाइड करेगा। इस एट्रीब्यूट के बेस पे हम ये चार्ज पर और वाला क्रेडिट जो है वो डिसाइड कर लेंगे। अब ये नॉन की एट्रीब्यूट एक नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज है, ऐसा ही है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, मेरे पास ये प्रोजेक्ट नंबर और ये एम्प्लॉय नंबर कंबाइन होकर एक की बना रही है जो इन 5-6 एट्रीब्यूट सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करी। अब एम्प्लॉय नेम और जॉब क्लास और चार्ज पर और जो है वो सेपरेटली एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट एम्प्लॉयज़ की डिटेल बता रहे हैं तो एम्प्लॉय नंबर से ही हम ये सारा डाटा पता कर सकते हैं। इसलिए क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसीज है। अगर ये सारे एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंडेंट होते तो ये आपकी फुल डिपेंडेंसी होती, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट नेम जो है ये ओनली किससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, मेरे प्रोजेक्ट नंबर से, कि एवरग्रीन प्रोजेक्ट है और उसका प्रोजेक्ट नंबर क्या है 15, सिर्फ इसी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये भी इसका क्या मतलब, प्रोजेक्ट नंबर जो है ये हाफ पार्ट ऑफ द की, यानी कि प्रोजेक्ट नंबर पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारे पास क्या हो जाती है, पार्शियल। पार्शियल का क्या मतलब है, हाफ पार्ट ऑफ द की पे कोई भी चीज़ डिपेंडेंट है वो आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी है। फुल पार्ट ऑफ की कंबाइंड जो आपकी कैंडिडेट की एट्रीब्यूट्स जो डिपेंडेंट है वो सारे आपके पास फुल डिपेंडेंसी है। और एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी और दूसरे नॉन के एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ओके, कन्वर्जन टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट विद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्मेट एंड द डेटाबेस कैन बी कन्वर्टिंग इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। जब भी आपने अपने डेटाबेस को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है उसके फर्स्ट कंडीशन मैंडेटरी ये है कि आपका डेटाबेस ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हो। अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डेटा कन्वर्ट नहीं हुआ इसका मतलब कि आप उसको अभी सेकंड फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते। आप पहले अपने टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद आप उनको क्या कर सकते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। राइटिंग ईच की कंपोनेंट ऑन अ सेपरेट लाइन। अब क्या करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, हर जो की कंपोनेंट होता है उसको आप सेपरेट लाइन में लिखते हो एंड देन राइटिंग द ओरिजिनल की ऑन दी लास्ट लाइन। आपकी जो हर जो की कंपोनेंट होता है उसका अलग आप एक टेबल क्रिएट कर लेते हो और जो ओरिजिनल की होती है उसको कंबाइन करके आप एक नया टेबल क्रिएट कर। राइटिंग द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आफ्टर ईच न्यू की, हर जो आपकी न्यू की है उसकी डिपेंडेंट एट्रीब्यूट लिखते हैं। पीछे जो मैंने आपको ये डायग्राम बताई, अब इसमें देखो कितनी कीज़ हैं, एक ये अकेली की है जो ये डिफाइन करी है, एक ये अकेली की है जो कि इन 4 कीज़ को डिफाइन करी। ये दोनों ये कंबाइन की इन दोनों को एट्रीब्यूट को मिला के कौन सा एट्रीब्यूट डिफाइन हो रहे हैं, ये 4। अब क्या कह रहा है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपने क्या करना है, हर जो हाफ पार्ट पे डिपेंडेंट है ना चीज़ उसको अलग एक टेबल में क्रिएट करना है, यानी कि जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज है वो आपने रिमूव कर लेनी, तो आपका टेबल किस में आ जाता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। प्रोजेक्ट नंबर प्रोजेक्ट का टेबल है, प्रोजेक्ट नेम किस पे डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट नंबर पे, ये हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। प्रोजेक्ट नेम किस पे डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट नंबर पे। इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक करके एक सेपरेट टेबल बना दिया, किसका, प्रोजेक्ट का, जिसके 2 एट्रीब्यूट हो गए, एक प्रोजेक्ट नंबर और दूसरा क्या हो गया, प्रोजेक्ट नेम हो गया। इसी तरह हमें नज़र आ रहा है 1 2 3 4, ये जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय नंबर पे। इसका क्या मतलब, इसको भी ब्रेक करके एक नया एम्प्लॉय का टेबल बना देते हैं
और उस पर ये सारे एट्रीब्यूट रख देंगे। एम्प्लॉय का टेबल बना दिया, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, क्लास और चार्ज पर, और जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय वाले टेबल पे डिपेंडेंट है। ऐसा ही है। और देखें आप एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, ऑर्स वाला कॉलम नहीं ऐड किया। नेक्स्ट उसने क्या किया है, ये पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव हो गया। अब उसने कहा एक नया टेबल इन दोनों के बीच क्रिएट करो जिसमें ये दोनों के पास कंबाइन कीज है और जो एट्रीब्यूट रह गए हैं वो यहाँ पर कंसीडर हो जाएंगे। यानी कि और आपको कैसे पता लगेंगे किस प्रोजेक्ट पे किस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, तो आप उसके अकॉर्डिंग सैलरी देंगे। तो इसलिए आपने एक नया टेबल क्रिएट कर दिया साइन का कि किस एम्प्लॉय का कौन सा प्रोजेक्ट साइन हुआ है। ये जो दोनों इनकी प्राइमरी कीज थी उनको आपने कंबाइन करके एक न्यू की बनाया और वो वाले एट्रीब्यूट सारे यहाँ पर एंटर कर दिए जो कंबाइन इन दोनों पे डिपेंडेंट है। आप देखो यहाँ पर इन दोनों पे कंबाइन कौन सा एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, ये जो बाकी सारे एट्रीब्यूट्स थे ये पार्शियली इन पे डिपेंडेंट थे, इसलिए हमने ये इन टेबल्स में जाके लिख दिए। ओके, ये डिपेंडेंसी डायग्राम दिखाई कि प्रोजेक्ट नेम किस पे डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट नंबर पे। ये अब जो हमारा पीछे टेबल था उसको हमने 3 टेबल में डिवाइड कर दिया। एक प्रोजेक्ट के टेबल में जिस पे प्रोजेक्ट नंबर और नेम है, उसके बाद एम्प्लॉय नंबर पे ये 4 चीज़ें एट्रीब्यूट थी, ये एम्प्लॉय नेम रख दिया, और ऑस जो था वो इन दोनों पे कंबाइनली डिपेंडेंट था, ये हमने क्या कर दिया, असाइनमेंट का एक टेबल बना दिया। अब ये टेबल हो गया मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अब इसमें ये देखो एक और चीज़ भी लिखी हुई है, क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि कोई भी नॉन के एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन के एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। ऐसा ही है। ओके, अ टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। कब मेरा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, अगर तो वो पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो, और दूसरा ये उसमें जितनी भी ये पार्शियल डिपेंडेंसीज थी वो हमने रिमूव कर दी। इट इंक्लूड्स नो पार्शियल डिपेंडेंसी, दैट इज नो एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ओनली द पोर्शन ऑफ द प्राइमरी की। यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हाफ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होना चाहिए, पूरे कंबाइन की पे डिपेंडेंट होने चाहिए आपके सारे एट्रीब्यूट। There is still a table in the second normal form that exhibit the transitive dependency, that is one or more attribute may be functionally dependent on the non-q attribute। ये कहना चाह रहा है कि ये देखो हमने जब इन सबको नॉर्मल फॉर्म में कर दिया सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि अब कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रही। प्रोजेक्ट नेम इस पूरी प्रोजेक्ट नंबर की से डिफाइन हो रहा है, एम्प्लॉय नेम, जॉब, क्लास, चार्ज और इस पूरी एक की से डिफाइन हो रहा है, और आर जो है वो कंबाइन इन दोनों से डिफाइन हो रहा है। ऐसा भी एक एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता रहेगा जिसमें एक नॉन की एट्रीब्यूट जो है जो चार्ज पर और किसी और नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। तो ये मेरे पास क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यानी कि अभी मेरा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए मुझे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करनी नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन टू दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्रिएट अ सेपरेट टेबल विद एट्रीब्यूट्स इन दी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब क्या कह रहा है, वो सारे प्रोजेक्ट जो टेबल तुमने पिछले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बनाए थे वो आपने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तक ही बनाने हैं। सिर्फ नई चीज़ क्या ऐड करनी, जहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी उसका एक नया टेबल क्रिएट कर लिया और उसका अपना की बना के और उसका एक एट्रीब्यूट बना दिया। यानी कि ये 3 टेबल पहले से एग्जिस्ट करें। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, मुझे ये पता है, या चार्ज पर और इस जॉब क्लास पे डिपेंडेंट है। सिर्फ करना ये है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है उसको उठा लेना, यहाँ से एक नया टेबल मैंने यहाँ बना देना, उसका नाम क्या रख दूँगी, जॉब, उसकी प्राइमरी की क्या रख दूँगी, जॉब क्लास, और उसका सेकंड एट्रीब्यूट का रख दूँगी चार्ज पर और। क्योंकि देखो जॉब क्लास से हमें पता लग रहा है कि कितने चार्ज और है, इसलिए प्राइमरी की क्या बन जाएगी, जॉब क्लास बन जाएगी। यही हमने सिंपल किया। पिछले 3 टेबल वही है जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक थे। देन इसमें हमने क्या लिखा है, जॉब का एक नया टेबल बनाया है, उसकी प्राइमरी की क्या रख दी, जॉब क्लास और चार्ज पर और। दिस इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है, टेबल जो है वो पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये अब मेरा कंप्लीट डेटाबेस आ गया जो कि इसमें फॉर्म में है, आप टोटल कंप्लीट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। ओके, नॉर्मलाइजेशन विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टेबल। अब नॉर्मलाइजेशन क्या करती है, हमें बताती है कि हमें कौन कौन से एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट टेबल चाहिए इस सिस्टम का डेटाबेस डेवलप करने के लिए। अब जो हमारा सिस्टम है जिसमें हमें सिर्फ पहले 2 टेबल बताए हुए थे, प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय का, अब कितने हमारे पास टेबल बन गए, प्रोजेक्ट का, असाइन का, एम्प्लॉय का और जॉब का। ये 4 टेबल बनेंगे तो हमारी कंप्लीट डेटाबेस जो है वो बनेगी पिछली केस स्टडी। आइडेंटिफाई द पॉसिबल प्राइमरी की एट्रीब्यूट, प्लेस ऑल द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स इन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट आइडेंटिफाइज इन द स्टेप 1। अब क्या कह रहा है कि वो एट्रीब्यूट्स आपने फाइंड करना है कि कौन से एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो मेरे प्राइमरी के एट्रीब्यूट हैं। ए के नीचे डैश है, नो एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन द ए, देयरफॉर ए डज नॉट बिकम द प्राइमरी की ऑफ द न्यू टेबल। क्योंकि एक अकेला ही वाहिद एट्रीब्यूट है तो इस पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, इसका क्या मतलब, ये प्राइमरी की नहीं बन सकता। ये देखो, सी इज़ डिपेंडेंट ऑन बी,
The table is in third normal form because it is in second normal form, no partial dependency and it contain the no transitive dependency. सिर्फ बताया हुआ है कि C जो है वो B पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अब कोई भी यहाँ पर मुझे पार्शली भी डिपेंडेंट एट्रीब्यूट भी नज़र नहीं आ रहा और कोई भी ट्रांजिटिव भी डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट नज़र नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब, ये मेरे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। अब ये देखो ए और बी कंबाइन पे क्या क्या डिपेंडेंट है, डी, ई और एफ। इसका क्या मतलब कि ये जो कंबाइन की पे डिपेंडेंट है, ये तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गया, मगर एफ जो है वो डी पे भी डिपेंडेंट है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है मगर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। जब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी तो टेबल आपका किस में आ जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, रिमूव ऑल द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाइड इन स्टेप 2 एंड देन रिटेन ऑल थर्ड नॉर्मल फॉर्म स्ट्रक्चर। देखो अब कौन सा एट्रीब्यूट डिपेंडेंट था, एफ जो है वो डी पे डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब, हम एक ब्रेक करेंगे टेबल और डी प्राइमरी की रख के एफ उस पर डिपेंडेंट करा देंगे। एक नया टेबल बनाया जिसमें डी प्राइमरी की रहा और एफ उस पर डिपेंडेंट करा दिया, और बाकी तीन जो हैं डी और ई जो एट्रीब्यूट थे वो कंबाइन किस पे डिपेंडेंट थे, ए और बी पे कंबाइन डिपेंडेंट थे। अब क्या होती है, रिडंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, रिडंडेंट डाटा, डुप्लीकेटेड डाटा कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अदर डाटा इन दी डेटाबेस, leads to the various problem, insertion anomaly, deletion anomaly and updation anomaly। जब भी डुप्लीकेट डाटा पड़ा होता है, तीन किस्म की अनोमलीज हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा देता है। यानी कि एक जगह हम इंसर्ट कर रहे हैं तो दूसरी जगह टेबल हमें अलाउ ही नहीं करा कि आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। हम अपडेट कर रहे हैं, एक टेबल में अपडेट हो रहा है, दूसरी टेबल में लिंक है वो हमें अलाउ ही नहीं कर रहा, डिलीट ही नहीं करने दे रहा, या डिलीट हो गया एक टेबल से रिकॉर्ड जो कि हमें ज़रूरत था और वो टेबल में से डिलीट हो गया। एम्स क्या, नॉर्मलाइजेशन, एम्स टू रिड्यूस द रिडंडेंट डाटा, ये जो डुप्लीकेटेड डाटा उसको नॉर्मलाइजेशन खत्म करती है। रिडंडेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डिपेंडेंसी, हम डिपेंडेंसीज की फॉर्म में बताते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, उसको हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन। नॉर्मल फॉर्म्स आर डिफाइंड दैट डू नॉट हैव द सर्टेन टाइप ऑफ डिपेंडेंसी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तीन ऐसी टाइप्स हैं जिसमें हमें ये बताया हुआ है कि इन पे किसी भी किस्म की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जैसे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं रहती और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद आपके पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं रहती। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्या, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दे दी और टेबल से स्ट्रक्चर समझा दिया, वो हमारा कंप्लीट हो गया लेक्चर। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब ये जो आगे रिमेनिंग हमारे पास स्लाइड्स हैं, ये सिर्फ थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, किस तरह इससे अनोमलीज आ सकती हैं। जो मैं पीछे सारा लेक्चर दे रही हूँ, ओवरऑल केस स्टडी सारी थ्योरी जो है लेक्चर की वो वहाँ पर कवर हो चुकी है। ये आप खुद भी स्लाइड्स रीड कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू कर देती हूँ। उसमें ये क्या लिखा हुआ है, In most definitions of the relational model, all the data values should be atomic. This means that table entities should be single values, no set or the composite attribute. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की मैंने जिस तरह पहले कंडीशन बताई कि आपके पास हर जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है हर रो में एक वैल्यू होनी चाहिए अटोमिक, मल्टीपल डाटा एक रो में नहीं पड़ा होना चाहिए। अ रिलेशन इज सेड टू बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल द डाटा वैल्यूज एटॉमिक, जब हर जगह हर एक एट्रीब्यूट पे एक एटॉमिक वैल्यू पड़ी होगी तो इसका क्या मतलब, आपका टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। टू कन्वर्ट टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिलेशन स्प्लिट अप एनी नॉन एटॉमिक वैल्यू। अब देखो ये अननॉर्मलाइज डाटा पड़ा हुआ है, चार एट्रीब्यूट्स है, एक मॉड्यूल है, एक डिपार्टमेंट है, एक लेक्चरर और एक टेक्स्ट है। अब देखो टेक्स्ट पे मेरे पास एटॉमिक वैल्यू नहीं है, ये दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी दो वैल्यू। तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने का आसान तरीका क्या है, ये जो T1 लिखा है इसको एक दफ़ा लिख दो, T2 लिखा है इसको एक दफ़ा लिख दो, यहाँ T1 लिखा है, T2 लिखा है, T3 लिखा है, T4 लिखा है, T5 लिखा है, T1 लिखा है। क्या किया कि हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, कंडीशन क्या है कि हर एट्रीब्यूट में एटॉमिक वैल्यू यानी कि एक इंडिविजुअल सिंगल वैल्यू पड़ी होगी तो टेबल मेरा किस में आ जाएगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम थे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, इंसर्शन अनोमली, कांट ऐड अ मॉड्यूल विद नो टेक्स्ट, आप मॉड्यूल नहीं ऐड कर सकते जब आपके पास कोई टेक्स्ट अवेलेबल ना हो। यहाँ पर ये देखो अनोमली है, जब तक टेक्स्ट अवेलेबल ना हो आप कोई मॉड्यूल ऐड नहीं कर सकते थे। अपडेशन अनोमली क्या तरह थे, टू चेंज द लेक्चरर फॉर M1 वी हैव टू चेंज 2 रोज, अगर हम चेंज करना चाहते हैं लेक्चरर फॉर M1 के लिए, लेक्चरर M1 के लिए चेंज करना चाहते हैं तो हमें 2 रोज चेंज करनी पड़ती हैं। डिलीशन अनोमली क्या, इफ़ वी रिमूव M3 वी कैन रिमूव L2 एज वेल। M3 एक वाहिद रिकॉर्ड है जो कि लेक्चर L2 को डिफाइन करा, अगर ये डिलीट कर दे तो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है सिस्टम में से डिलीट हो जाएगा। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है,
Redundancy is often caused by the functional dependency. A functional dependency is a link between the two set of attributes in relation. We can normalize the relation by removing the underlying functional dependency. क्या कह रहा है, जब दो रिलेशन आपस में लिंक करते हैं, फॉर एग्जांपल डी इज़ डिपेंडेंट ऑन बी, जिस तरह मैंने आपको बताया था जॉब क्लास वाले पे डिपेंड करेगा कि कितने घंटे उसने काम करना है। ये ऐसा ही हो गया, दो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक उन्होंने बना लिया, तो उन्होंने क्या करा है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करा दी। क्या लिखा, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ए functionally determined another set of attribute B or there exists a functional dependency between A and B. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A implies B. If whenever the two rows of the relation have the same values for all the attributes in the A, then they have also have the same values for all the attributes in the B. इसका क्या मतलब, A जो है वो B जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है A पे, तो जो A की वैल्यूज़ हैं वही सेम वैल्यूज़ किसके पास आ जाएंगी, B पे। यही फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने रिमूव करनी होती टेबल में से, तो हमारा टेबल किस फॉर्म में आ जाता है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। और एग्जाम्पल दी हुई है, आईडी और मॉडल का कोड जो है ये कंबाइन मेरे पास क्या है, एक की है जो कि किस किस एट्रीब्यूट को डिफाइन करिए, फर्स्ट को, लास्ट को और मॉड्यूल नेम को। फर्स्ट को, लास्ट को और मॉड्यूल नेम को ये और ये कंबाइन मिलके डिफाइन करिए। ओके, मॉड्यूल कोड पे अकेला क्या नेम डिपेंडेंट है, मॉड्यूल नेम डिपेंडेंट है। ये क्या हो गई, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो गई। आईडी पे क्या चीज़ डिपेंडेंट है, फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों अकेली आईडी पे डिपेंडेंट है, ये भी क्या होगी, हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर गई। क्या करना है, फंक्शनल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव करनी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन, वी डिफाइन अ सेट ऑफ नॉर्मल फॉर्म, ईच नॉर्मल फॉर्म हैज अ फ्यूअर फंक्शनल डिपेंडेंसी देन द लास्ट, सिंस द फंक्शनल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट रिडंडेंसी, ईच नॉर्मल फॉर्म हैज less redundancy than the last. Not all the functional dependencies cause a problem. We identify various sort of functional dependency that do. Each normal form removes a type of the functional dependency that is a problem. We will also need a way to remove the functional dependency. इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि हमारे नॉर्मल फॉर्म में से हमने क्या करना होता है, बेसिकली जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो रिमूव करनी होती है। जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज रिमूव कर लेते हैं तो हमारे पास लेस रिडंडेंट डाटा आ जाता है, और जैसे जैसे हम हायर नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते जाते उसी तरह हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है वो कम होती जाती है। In any relationship, the primary key functional dependency is the set of attribute in that relation. K implies x, k is the primary key and x is the set of attribute. ये क्या बता रहा है कि x जो है मेरे पास attributes और k जो इसकी primary key. Same for the candidate key. Any set of attribute is fd on function x implies x. Rules for the functional dependency, reflexivity, augmentation और transitivity. If B is the subset of A, ए बी जो है वो ए जो है वो बी को डिफाइन करे। ऑगमेंटेशन, इफ ए इम्प्लाइज बी देन ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन इम्प्लाइज बी यूनियन सी। ट्रांजिटिव, ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज सी एंड ए इम्प्लाइज सी। ये क्या बताया, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसीज, और ये मेरे पास क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिपेंड। अच्छा, अब इस टेबल में से क्या बताया, दी प्राइमरी की इज मॉड्यूल कोमा टेक्स्ट। सो मॉड्यूल कोमा टेक्स्ट डिफाइन डिपार्टमेंट और लेक्चर। इसने कहा ये मॉड्यूल और ये जो टेक्स्ट है ये कंबाइन दोनों मेरे पास मिलके क्या करें, प्राइमरी की बना रहे हैं। जब ये प्राइमरी की मिल के बना रहे हैं तो ये हमें क्या चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिपार्टमेंट और लेक्चरर के। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या क्या हो सकती हैं, टेक्स्ट और डिपार्टमेंट प्राइमरी की मिल के, टेक्स्ट और डिपार्टमेंट प्राइमरी की जो है ये मिल के हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, टेक्स्ट के बारे में। मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल के बारे में ही इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। ओके, डिपार्टमेंट और लेक्चरर हमारे पास कोई भी एम्प्टी सेट है। ये मेरे पास ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज बताई कि कौन कौन सी एग्जिस्ट कर सकती हैं। हम इससे नॉन पार्शियल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करा रहे हैं, ट्रांजिटिव कौन सी। मॉड्यूल जो है वो लेक्चरर को आइडेंटिफाई करें, मॉड्यूल ही है जो डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करें, और लेक्चरर जो है वो डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करें। These are not trivial and determined. Left hand side of the dependencies are not keys. ये क्या कह रहा है कि मॉड्यूल एक नॉन की एट्रीब्यूट है, वो सिर्फ लेक्चर को डिफाइन करे, मॉड्यूल डिपार्टमेंट को डिफाइन करे और लेक्चर जो है वो टेक्स्ट को डिफाइन करे। तो ये जो है मेरे पास नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज ए implies b is a partial functional dependency. Some attributes of a can be removed and the functional dependency still holds. Formally there is some proper subset of a. वैसे ही जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई हाफ पार्ट ऑफ द की डिपेंडेंट है, एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट है हाफ पार्ट ऑफ द की पे, तो वो हमारे पास क्या है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। आ रिलेशन इज इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड नो नॉन की एट्रीब्यूट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन अ कैंडिडेट की। क्या मतलब, कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट हाफ पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फुली की पे डिपेंडेंट होंगे तो ही आपके सिस्टम में जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव होगी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी।
In other words, no C implies B, where C is a strict subset of the candidate key of the B and B is the candidate set of B. ओके ये एग्जांपल दी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म. ये जो टेबल मुझे दिखाया हुआ जो पीछे हमने T1 T2 को कवर करके अलग अलग दिखा था, इसने कहा कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है मगर ये सेकंड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कि क्या है, मॉड्यूल और टेक्स्ट कंबाइन होके मुझे बताएंगे लेक्चरर और डिपार्टमेंट के बारे में. मगर मॉड्यूल अकेला जो है वो मुझे ये भी बता देगा कि लेक्चरर कौन सा है और डिपार्टमेंट कौन सा. एंड ऑल्सो सो लेक्चरर एंड डिपार्टमेंट आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की. इसका क्या मतलब, ये मॉड्यूल और टेक्स्ट मेरे पास एक प्राइमरी की है टेबल, जिससे मुझे ये दो एट्रीब्यूट पता लग रहे हैं. मगर मॉड्यूल अकेला भी मुझे ये दो एट्रीब्यूट के बारे में बता सकता है. इसका क्या मतलब कि ये दो एट्रीब्यूट है, ये हाफ इस पर डिपेंडेंट है. अब हमने ये पार्शियल की रिमूव करने से क्या मतलब, ये दोनों को अलग उठा के हमने एक टेबल में बना देना और फिर इन दोनों को कंबाइन उठा के एक अलग टेबल में डाटा रख देना है. रिमूविंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज. किस तरह फंक्शनल डिपेंडेंसीज रिमूव होंगी. सपोज वी हैव ये ओके, ये ग्राफिकल एग्जांपल दी हुई है उसकी कि किस तरह उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव होंगे. आप इस डायग्राम में समझ लें कि इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे रिमूव हो रही है. सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमने इस टेबल को डिवाइड कर दिया दो टेबल में. किस तरह, क्योंकि हमें पता था ये मॉड्यूल पे ये दोनों सेपरेटली डिपेंडेंट है, तो हमने उठा के एक नया टेबल बनाया मॉड्यूल का, उस पर डिपार्टमेंट और लेक्चरर ये कंबाइंड डिपेंडेंट थे. अब मॉड्यूल 1 2 3 4 5 सेपरेटली वन टाइम लिखा हमने यहाँ पर. दूसरा मेरे पास क्या था, ये दोनों के पास कंबाइन होके इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक नए टेबल में रख दिया डाटा, जिसके पास आगे और कोई फर्दर एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट नहीं रहे. ओके, प्रॉब्लम रिजॉल्व इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म. इंसर्ट कैन ऐड अ मॉड्यूल विद नो टेक्स्ट. अब कांट ऐड अ मॉड्यूल विद नो टेक्स्ट. इंसर्शन और नॉर्मलिस क्या थी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, उसमें हमें टू चेंज द लेक्चरर फॉर द M1 वी हैव टू चेंज द 2 रोज फॉर द. अब ये हमारे पास वो नॉर्मली थी जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी. इंसर्शन थे, हम कोई नया मॉड्यूल ऐड नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते थे, डिलीट करते थे एक रिकॉर्ड तो सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता था. इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म द फर्स्ट टू आर रिजॉल्व बट नॉट द थर्ड वन इज रिजॉल्व. कहते हैं जब हम इस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए तो हम अब डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं. नया मॉड्यूल यहाँ पर ऐड भी हो सकता है, और अगर हम M1 को अब चेंज करना चाहते हैं तो हमें एक ही रिकॉर्ड पे M1 को चेंज भी कर सकते हैं. मगर ये जो अभी डिलीशन वाला था कि अगर हम M3 को डिलीट करेंगे तो लेक्चर L2 डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये वाला अभी रिमूव नहीं हुआ. ये वाली नॉर्मली कब रिमूव होगी, जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी टेबल को ले आएंगे. ओके, अब ये रिमेनिंग अब टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद भी हमारे पास नॉर्मली कौन सी बची, ये वाली नॉर्मली अभी हमारे पास रह गई है. ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ए इम्प्लाइज बी इज अ ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ द सेम. ये वैसे ही है जिस तरह मैंने आपको बताया कि जॉब वाला एट्रीब्यूट जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, चार्ज पर आवर वाला एट्रीब्यूट किस पे डिपेंडेंट है, जॉब वाले पे. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड नो नॉन के एट्रीब्यूट इज इन द ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ऑन अ कैंडिडेट की. यानी कि आपके हाफ पार्ट ऑफ द की नॉन के एट्रीब्यूट किसी भी नॉन के एट्रीब्यूट पे आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है नॉट इन दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म. रिलेशन जो है यहाँ तक जो था टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है मगर अभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया. अब हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या एग्जिस्ट करती है. मॉड्यूल जो है वो लेक्चरर के बारे में बताता है और लेक्चरर जो है वो डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा है. मॉड्यूल हमारे पास प्राइमरी की है हमें पता है, जो कि इन दोनों के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, अब ये जो डिपार्टमेंट लेक्चरर है ये डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा है. इसका मतलब ये एक नॉन के एट्रीब्यूट के बारे में बता रहे हैं. हमने ये नॉन के एट्रीब्यूट रिमूव करके एक नया टेबल क्रिएट कर दी. कैसे एक नया टेबल क्रिएट किया, लेक्चरर डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा था, इसकी प्राइमरी की क्या रख दी लेक्चरर, और उसके बारे में बता रहा था डिपार्टमेंट. और मॉड्यूल जो था वो लेक्चरर के बारे में भी बताया था, डिपार्टमेंट के बारे में भी. तो मॉड्यूल रह गया, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, लेक्चरर. अब ये हमारे पास आ गया टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में. क्या प्रॉब्लम थे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कि हम ये जब M3 रिकॉर्ड डिलीट करते थे तो L2 रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता था. अब ये जो जितनी भी सारी नॉर्मलीज हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, अगर अब हम M2 डिलीट करेंगे तो L2 रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है प्राइमरी की बन गया, डिपार्टमेंट को सेपरेटली डिफाइन करने शुरू हो गया. अभी सिस्टम जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, सारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी रिमूव होगी. Normalization is related to database design. A database should normally be in third normal form at least. If your design leads to a non third normal form database, then you might don't want to revise it. When you find you have to non three normal form database, identify the functional dependency that are causing the problem. Think if they lead to any insertion, updation or deletion, normally try to remove them. ये आपका सारा का सारा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया.
क्या इसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। अब जो इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बाईस कोड नॉर्मल फॉर्म, यानी कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। वो आपके पेपर में इंक्लूड नहीं है, मगर बस आप उन स्लाइड्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर दें। मैं आपके लिए वो स्लाइड्स रीड कर देती हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होता क्या। मगर एक्चुअली जो पेपर तक है, वो जो हमारे कोर्स के कंटेंट है, वो यही थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक है कि हमने इसमें क्या कवर करना है।